देखें जी, जो रूल नंबर 1 है हमारा स्प्लिट द इक्वेशन, इस स्प्लिट द इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो हमारी बैलेंस इक्वेशन है इसको हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे। ठीक है, दो हिस्सों में तोड़ने के लिए हम क्या चीज चेक कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो मेन इक्वेशन है उस मेन इक्वेशन के अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट से बन रहा है उसकी हम एक इक्वेशन लेंगे, जो कॉम्बिनेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से बन रहा है उससे हम दूसरी इक्वेशन लेंगे। तो इस सूरत में हमारी पहली इक्वेशन बन गई Cr2O7 और प्रोडक्ट के अंदर आ गया Cr+3 क्योंकि इसमें क्रोमियम जो है वो कंबाइन था। और दूसरी इक्वेशन हमारी बन गई I2 और प्रोडक्ट के अंदर आ गई IO3, इसके अंदर हमारे पास आयोडीन जो है वो कॉमन था। ठीक है, ऐसी सूरत के अंदर हम वाटर या H+ या OH अगर हमारे इक्वेशन में होता है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ये चीज देखी जाती है कि हमारे पास जो है वो इक्वेशन जो है वो इक्वेशन हमारे पास कौन सी ऑक्सीडेशन है कौन सी रिडक्शन है, इसको हम चेक करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करने का एक और सिंपल तरीका हमारे पास है। वो सिंपल तरीका ये है कि हमारे पास जो पहली इक्वेशन है Cr2O7-2 और Cr+3, ठीक है, इसमें हम कंपाउंड को नहीं बल्कि हम एलिमेंट को देखेंगे। इसमें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में कॉमन एलिमेंट है Cr, क्रोमियम। ठीक है, हम क्रोमियम को देखेंगे। मैंने जो है वो कंपाउंड के बारे में जो बताया था वो कंपाउंड नहीं, हम तो यहाँ पर इसको मखसूस एलिमेंट को देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास क्रोमियम है। अब आप जरा रिएक्टेंट में देखें, रिएक्टेंट में Cr2O7-2 है। इसमें हम सबसे पहले क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो हम इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह निकालेंगे Cr2O7 =-2, जैसा कि हमने कल की क्लास में किया था। तो Cr2 का मतलब हो गया 2Cr+7O =-2। ठीक है, अब ये मैं आपको आसान तरीके से समझा रहा हूं। 2Cr+7O की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2 =-2। ठीक है, 2Cr प्लस माइनस 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 का 14 =-2। ठीक है, ये -14 = के दूसरी तरफ जाएगा 2Cr =-2 प्लस का 14, तो ये बन जाएगा 2Cr ++ का 12। अब ये 2Cr के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है = के दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। Cr =+12/2, तो Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +6। ठीक है भाई, क्या ऑक्सीडेशन आ गई, +6। तो अब आप यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे कि +6 इसकी रिएक्टेंट पे थी और प्रोडक्ट में क्या बन गई, +3 बन गई। ठीक है भाई, यानी कि रिएक्टेंट में Cr की ऑक्सीडेशन थी +3 और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट की Cr की जो ऑक्सीडेशन थी रिएक्टेंट में वो थी +6 और प्रोडक्ट में जाके बन गई इसकी +3। तो अब हम देखें इनडायरेक्टली हो क्या रहा है। सही, पहले तो मैं जरा इसको मिटा दूं और यहां पर आप देखें रिएक्टेंट में आ गई Cr की +6 और प्रोडक्ट में क्या आ गई, +3। अच्छा, +6 और +3 का मतलब क्या होता है, +6 का मतलब होता है कि 6 इलेक्ट्रॉन गए, है ना भाई, और +3 का मतलब होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन गए। अब आप गौर से मुझे बताइए कि रिएक्टेंट में 6 इलेक्ट्रॉन गए, प्रोडक्ट में 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान हुआ क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान 3 इलेक्ट्रॉन आए। सही है, यानी कि एक शख्स ने दुकान खोली तो उसके पास +6 थे। +6 का मतलब यह है कि उसने मार्केट में 6 इलेक्ट्रॉन दिए हुए थे। अब जब रात को वो दुकान बंद करता है तो वो देखता है हिसाब किताब पे +3 है, यानी कि मार्केट में उसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। सुबह में 6 इलेक्ट्रॉन दिए थे, शाम में 3 इलेक्ट्रॉन दिए, तो पूरा दिन इसने क्या किया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन वापस लिए हैं, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो ऐसी सूरत में Cr2O7 हमारे पास रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, ये मैं इसको यहां से मिटा दूं। अब जब हमने एक इक्वेशन को
देख लिया कि ये हमारे पास रिडक्शन है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन होगी वो ऑक्सीडेशन होगी। चलें हम इसको चेक कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में हम आयोडीन को चेक करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में आप देखें कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब है रिएक्टेंट में आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 0। और प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का कितना है, जरा चेक कर लेते हैं। IO3 -1 का मतलब हुआ कि IO3 इज इक्वल टू -1, तो I प्लस 3O इज इक्वल टू -1। I प्लस 3O की ऑक्सीडेशन होती है -2 इज इक्वल टू -1। I प्लस माइनस माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू -1। I इज इक्वल टू -6 उधर जाएगा तो +6 बन जाएगा, तो I की ऑक्सीडेशन स्टेट हुई +5। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 0 से शुरू हुआ, यानी कि रिएक्टेंट में 0 था, और प्रोडक्ट में जाके ये बन गया +5। अब +5 कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यानी कि सुबह जब इसने दुकान खोली तो ये न्यूट्रल हालत में था, ना लिया था ना दिया था। लेकिन रात को जब ये दुकान बंद कर रहा है तो +5 का मतलब हुआ 5 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। तो पूरा दिन इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो मैं आपको एक दफा दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन आती है सवाल में, उस इक्वेशन को हम रूल नंबर 1 के तहत दो इक्वेशन में तोड़ते हैं, इसको हम कहते हैं स्प्लिट द इक्वेशन। अब जब दो इक्वेशन में तोड़ते हैं तो तोड़ने के लिए हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कंबाइन एलिमेंट्स को मद्देनजर रखकर इक्वेशन तोड़ेंगे। जैसे कि Cr2O7 प्रोडक्ट में Cr+3 से कंबाइन हो रहा था, इसलिए मैंने एक इक्वेशन यहाँ तोड़ी, और दूसरी इक्वेशन मैंने आयोडीन और IO3-1 ये दोनों कंबाइन कॉमन लग रहे थे, तो मैंने इस वजह से दूसरी इक्वेशन यहाँ से तोड़ी। ठीक है, हम ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को या वाटर को हम नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, पहले रूल के तहत। तो इस वजह से हमें क्या होता है कि हमारे पास दो इक्वेशन आसानी से टूट जाती हैं और आसानी से हम तोड़ सकते हैं उनको। ठीक है, अब जब इक्वेशन को तोड़ने के बाद हम ये चेक करते हैं कि कौन सी इक्वेशन हमारे पास ऑक्सीडेशन है और कौन सी इक्वेशन हमारे पास रिडक्शन है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में हमने जो कॉमन एलिमेंट रखा था वो Cr रखा था, क्रोमियम रखा था। तो जब हमने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर मालूम किया रिएक्टेंट का, कौन से मेथड के तहत, जो हमने लास्ट टाइम हमने जो न्यूमेरिकल्स किए थे, तो हमने ये देखा कि क्रोमियम की रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट थी +3, और प्रोडक्ट में चूंकि क्रोमियम अलग है तो मालूम करने की जरूरत ही नहीं है, +3 बता रहा है कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो प्रोडक्ट के अंदर +3 है। अब मैं ये चेक करता हूं कि ये जो हमारे पास मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं कि +3 से +6 से +3 तक का जो सफर है, इस दौरान हुआ क्या। +6 का मतलब ये होता है कि 6 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हुए हैं, और प्रोडक्ट के +3 का मतलब ये होता है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के दरमियान ये किया क्या, इसने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के दरमियान 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। लेट सपोज, थोड़ी देर के लिए मैं सपोज करता हूं कि ये जो क्रोमियम है इसने रिएक्टेंट के अंदर +6 का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन दिए, सही है। अब सपोज करें ड्यूरिंग द रिएक्शन ये 3 इलेक्ट्रॉन और लेता बिलफर्स, तो प्रोडक्ट के अंदर जो है वो हमारे पास क्रोमियम +9 होता। हम ये कहते हैं कि हाँ भाई इसने 6 इलेक्ट्रॉन दिए थे और रिएक्शन के दौरान इसने 3 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, तो +9 हो गया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि क्रोमियम जो है वो प्रोडक्ट के अंदर +3 है, इसका मतलब ये हुआ कि दौरान रिएक्शन इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तब जाके ये +3 बन गया। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो हमारी पहली इक्वेशन जो है वो ऑक्सीडेशन के बजाय रिडक्शन होगी, क्योंकि उसने जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। ठीक है जी, क्लियर। और दूसरी इक्वेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि आयोडीन के पास 0 था और प्रोडक्ट में उसके पास -1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखी तो +5 हुआ। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट में ये बिल्कुल न्यूट्रल हालत में था और प्रोडक्ट में इसने 5 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो दौरान रिएक्शन ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन देना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। क्लियर बेटा, समझाने में कोई गलती तो नहीं हो रही। सही है भाई, तो ये हमारे पास रूल नंबर 1 हुआ। तो रूल नंबर 1 में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमें मालूम करना, ये बहुत अहम चीज है। अच्छा, मैं आपको इसकी एक छोटी सी तरकीब भी बता देता हूँ।
अगर आपने पहली इक्वेशन फाइंड आउट कर ली कि वो रिडक्शन है, तो ऑब्वियसली दूसरी इक्वेशन ऑक्सीडेशन होगी। या अगर आपने ये फाइंड आउट कर ली कि पहली इक्वेशन ऑक्सीडेशन है, तो ऑब्वियसली दूसरी इक्वेशन आपकी रिडक्शन होगी। रिडक्शन के अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, ठीक है। क्रोमियम ने 6 इलेक्ट्रॉन से इब्तिदा की और प्रोडक्ट के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन थे, इसका मतलब है इस दौरान उसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तभी तो जो है वो इसके पास क्या हो गए, इसके पास जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन कम हुए, क्योंकि इसने 6 दिए थे, 3 की रिकवरी हो गई, तो इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, तो ये रिडक्शन है। क्लियर, आगे बढ़े। तो पहला जब रूल हमने कंप्लीट कर दिया, स्प्लिट द इक्वेशन, अब हमारे पास जो रूल नंबर सेकंड है, वो रूल नंबर सेकंड होता है कि बैलेंस द इक्वेशन अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा मैं इक्वेशन को करूंगा बैलेंस। तो पहली इक्वेशन थी मेरे पास Cr2O7 - 2 एरो Cr+3। अब इस इक्वेशन में ऑक्सीजन को आप नेग्लेक्ट कर दें तो आपके पास Cr है। Cr रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा। अब आप देखें कि प्रोडक्ट में मेरे पास Cr कितने हो गए, 2, और रिएक्टेंट में Cr कितने हो गए, 2। ये मेरी बैलेंस हो गई इक्वेशन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी इक्वेशन को बैलेंस करता हूं। रिएक्टेंट में आयोडीन कितने हैं, 2, प्रोडक्ट में आयोडीन कितने हैं, 1, ठीक है। तो मैं बाहर 2 लगा दूंगा, आयोडीन मेरे पास बैलेंस हो गए, ठीक है। अब ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वो बैलेंस होती है या नहीं होती, हमें इससे अभी कोई सरोकार नहीं, ठीक है। हमारा रूल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब जब हम रूल नंबर 3 देख रहे हैं, तो रूल नंबर 3 के लिए हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है ये कौन से मीडियम की है। हमने देखा कि हमारी जो इक्वेशन है वो एसिडिक मीडियम की है, तो रूल नंबर 3 हमारे पास क्या होगा कि बैलेंस द ऑक्सीजन, ठीक है। रूल नंबर 3 होगा बैलेंस द ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा रूल नंबर 3 क्या था। बैलेंस दी ऑक्सीजन के लिए हम ये देखते हैं कि जहां ऑक्सीजन कम होगी वहां हम वाटर की एडिशन कर देंगे, दैट्स इट, बस, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, पहली इक्वेशन लेता हूं Cr2O7 - 2 एरो 2Cr+3। ये बात याद रखिएगा कि जब हम जिस रूल के ऊपर आगे जाएंगे तो उससे पहले वाली रूल की इक्वेशन हम लेंगे, सही है। यानी कि जब मैंने स्प्लिट दी इक्वेशन में रूल नंबर 1 में इक्वेशन तोड़ दी थी, तो रूल नंबर 2 में मैंने यही 2 इक्वेशन ली और बैलेंस किया। अब रूल नंबर 3 में मैं यही वाली इक्वेशन लूंगा और यहां लेकर आऊंगा, ठीक है। अब रूल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका, अब रूल नंबर 1 के ऊपर हम दोबारा नहीं जाएंगे। रूल नंबर 2 से मैं रूल नंबर 3 की तरफ आऊंगा। तो मैंने ये वाली इक्वेशन ली जिसके अंदर Cr मेरे पास प्रोडक्ट में 2 थे, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो अब मैं चूंकि बैलेंस इक्वेशन कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि रिएक्टेंट में मेरे पास 7 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में मेरे पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो हमने क्या उसूल पढ़ा था कि जहां ऑक्सीजन की कमी होगी वहां आप वाटर ऐड कर देंगे। तो मेरे पास प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की कमी है और 7 ऑक्सीजन की कमी है, तो मैं 7 वाटर ऐड कर दूंगा, ठीक है। यहां मैंने रूल नंबर 3 कंप्लीट किया। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ आते हैं। दूसरी इक्वेशन में रूल नंबर 2 वाली लूंगा, यानी कि I2 एरो 2iO3 - 1। अब मैं यहां देखता हूं कि मेरे पास रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, सही है। तो फिर मैं यहां रिएक्टेंट में 3 वाटर ऐड कर दूंगा, ठीक है भाई। 3 वाटर मैंने यहां रिएक्टेंट के अंदर ऐड कर दिए। अब यहां पर मेरा रूल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब मैं जाता हूं रूल नंबर 4 की तरफ, और रूल नंबर 4 क्या था, रूल नंबर 4 ये था मेरे पास कि मैं जो है वो बैलेंस करूंगा हाइड्रोजन, बैलेंस हाइड्रोजन। अच्छा जी, अब एक चीज नोटिस करनी है आप लोगों ने, वो नोटिस ये करनी है कि ये जो हमारी इससे पहले वाली इक्वेशन थी, यहां मैंने जो 3 वाटर लगाए, तो ये 3 वाटर मैंने गलत लगाए थे। वो क्यों गलत लगाए थे
क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन प्रोडक्ट में 3 नहीं है बल्कि बाहर 2 लगा हुआ है, तो 3 2 जा 6 है, तो फिर मुझे 6 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 6 वाटर लगाना पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो अब मेरी इक्वेशन बैलेंस हुई। अब रूल नंबर 4 की तरफ जाते हैं हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए ये कहा जा रहा है कि जहां हाइड्रोजन की जरूरत होगी वहां H प्लस लगाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां से इक्वेशन लूंगा Cr2O7 माइनस 2 एरो 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। तो यहाँ प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है 14, 7 2 जा 14, तो यहाँ पर मैं 14H प्लस लगा दूंगा। ठीक है, अगली इक्वेशन देखते हैं I2 प्लस 6H2O एरो 2iO3 माइनस 1। यहाँ रिएक्टेंट में 6 2 जा 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ प्रोडक्ट में 12H प्लस लगा दूंगा। ठीक है भाई, ये मेरे पास रूल नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आता हूं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहली वाली इक्वेशन लेता हूं यहां से Cr2O7 माइनस 2 प्लस 14H प्लस। ठीक है, एरो 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। अब जरा गौर से देखिएगा मैं इक्वेशन बैलेंस कैसे करूंगा इलेक्ट्रॉन की। इस पूरे कंपाउंड का जो चार्ज है वो है -2 और यहाँ पर H प्लस है 14, तो मैं कहूंगा यहाँ 14 प्लस में है क्योंकि H के ऊपर तो 1 प्लस का चार्ज है और चूंकि H 14 है तो यहाँ 14 प्लस हुए। तो इस पूरे रिएक्टेंट के अंदर जो हमारे पास कंबाइंड चार्ज बना वो +12 बना। ठीक है भाई, अब प्रोडक्ट में चेक करते हैं। प्रोडक्ट में यहाँ मेरे पास +3 है और चूंकि 2 क्रोमियम है तो +6 हो गया, जबकि मेरे पास 7H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये 0 है। ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो प्रोडक्ट के अंदर ओवरऑल मेरे पास चार्ज हुआ +6। अब मैं गौर से देखूंगा तो मेरे पास रिएक्टेंट में +12 है और प्रोडक्ट के अंदर +6 है। अब मुझे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। ये बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन खुद से माइनस साइन लेकर आता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि -6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो माइनस का चार्ज रखता है। 6 इलेक्ट्रॉन लाऊंगा तो 6 माइनस हो गए, ये तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। +6 और -6 तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है मैं 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड नहीं करूंगा बल्कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। अब जब मैं यहाँ रिएक्टेंट में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो इलेक्ट्रॉन कौन सा साइन लेकर आता है, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, आंसर आया आपके पास +6। अब आप देखें ये दोनों बैलेंस हो गए। ठीक है, तो इसलिए जो है वो मैं रिएक्टेंट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। ठीक है भाई, इस तरीके से हम इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। क्लियर बेटा, अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। I2 प्लस 6H2O एरो 2iO3 माइनस 1 प्लस 12H प्लस। अब जरा चेक करें, रिएक्टेंट में ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो ओवरऑल रिएक्टेंट 0 है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर -1 था, चूंकि बाहर 2 लगा हुआ है तो ये बन गया -2 और यहाँ पर आपके पास +12 है। तो प्लस और माइनस कितने होते हैं, माइनस करेंगे हम तो आंसर आया +10। अब इधर 0 है इधर +10 है, मैं क्या करूं, मैं इधर 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। जब मैं इधर 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो 10 इलेक्ट्रॉन अपने लिए माइनस का चार्ज लेकर आएंगे, दोनों कट जाएंगे, ये 0 0 बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। तो अब मेरे पास रूल नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब जाता हूं मैं रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6 ये कहता है कि इक्वल कर दें आप इलेक्ट्रॉन को बाय मल्टीप्लीकेशन। सही है, मल्टीप्लीकेशन के जरिए से आप ऐड करें। गौर से देखें, इक्वेशन नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इक्वेशन नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। अब इन दोनों को मुझे कॉमन करना है, कंबाइन करना है, तो मैं कैसे करूंगा कंबाइन,
मैं एक काम करता हूं कि इन दोनों के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में आता है, वो है 30, है ना भाई। अगर मैं 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 हो जाएंगे, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन नंबर 1 को 5 से और इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें ताकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, Cr2O7 माइनस 2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एरो 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, और जो मेरे पास दूसरी इक्वेशन है I2 प्लस 6H2O एरो 2IO3 माइनस 1 प्लस 12H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 3 से। अब जब मैं 3 से मल्टीप्लाई और 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो अब मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा, मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं। तो ये बन जाएगा मेरे पास 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5Cr2O7 माइनस 2 प्लस 14 5 70H प्लस 6 5 30 इलेक्ट्रॉन एरो 2 5 10Cr प्लस 3 प्लस 7 5 35 H2O। ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, ये बन जाएगा 3I2 प्लस 18H2O एरो 6IO3 माइनस 1 प्लस 36H प्लस और प्लस 30 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने इन दोनों को क्या किया, बैलेंस कर दिया। अब हमारे पास रूल नंबर 7 होता था कि आपने इन दोनों को ऐड करके सिंप्लीफाई करना है। मैं इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करके सिंप्लीफाई करता हूं। ठीक है, अब ऐड करके सिंप्लीफाई करने का तरीका आप देखें, 5Cr2O7 माइनस 2, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब आप देखें 70H प्लस रिएक्टेंट में 36 ये हैं, ये कट जाएंगे। 76 में से मैं 30 काट दूंगा तो मेरे पास कितने आएंगे, मेरे पास आएंगे 34H प्लस। ठीक है, 30 इलेक्ट्रॉन से 30 इलेक्ट्रॉन कट गए। ठीक है भाई, अब उसके बाद मैं देखता हूं इधर 35 से 18 कट गए तो इधर बचे 17 वाटर। ठीक है भाई, और 17 वाटर प्रोडक्ट में बचे। रिएक्टेंट के अंदर मेरे पास अभी एक चीज और बाकी है 3I2, ये 3I2 मैंने रिएक्टेंट में डाला। अब मैं प्रोडक्ट की तरफ जाऊंगा तो 10Cr प्लस 3 प्रोडक्ट में बचा हुआ है, प्लस 17H2O प्रोडक्ट में बचा हुआ है, और 6IO3 माइनस 1 ये प्रोडक्ट में मेरे पास बचा हुआ है। ये मेरे पास इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, तो हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। मैं अब आपको कल जो है वो आपको बताऊंगा कि इन 7 रूल को मैंने कैसे चेक करूंगा कि मुझे पता चलेगा कि किसी भी रूल में मैंने कोई गलती की या नहीं की। तो ये तो मैंने आपको एक बैलेंस करके दिखा दी। कल मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको बैलेंस करते वक्त हर रूल में कैसे अपने आप को चेक करना है कि मैं सही हूं या गलत। ठीक है।